अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिलियन चैप्टर का, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसको हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं यह बिलियन चैप्टर का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, कौन आइडियल घोल यानी आदर्श घोल नहीं है। तो याद रखेंगे आइडियल घोल या आदर्श घोल वह होते हैं जो एक ही प्रकार के कंपाउंड या यौगिक से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बेंजीन और टोलिन। तो बेंजीन और टोलिन जो है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पर। तो यह यहाँ पर बेंजीन हम बना रहे हैं। बेंजीन जो है कि का फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन में बेंजीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर C6H6, आप प्लस में टोलिन है तो बेंजीन और टोलिन है तो C6H5 और CH3, तो यह दोनों सेम ग्रुप है। दूसरा ऑप्शन में आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, तो CH3OH और C2H5OH, यह दूसरा ऑप्शन है। तो यह भी दोनों सेम ही कंपाउंड है, इसीलिए यह दोनों आइडियल सोल्यूशन होगा। तीसरा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड एसीटोन, CH3CO और CH3। तो यह आप दोनों कंपाउंड देख रहे हैं और सेम ग्रुप का नहीं है, इसीलिए यह आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। तो यह भी दोनों एक ही ग्रुप के कंपाउंड है, इसलिए यह आइडियल सोल्यूशन होंगे। तो इन चारों में कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, तो यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दोनों कंपाउंड जो एक ग्रुप का नहीं है। तो पहला कैंसर हो जाएगा आपको सी। तो पहला कैंसर क्या हो जाएगा आपको सी। अब आइए यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो किसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन है 1% ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन 1% सुक्रोज, तीसरा 1% NaCl और चौथा 1% यूरिया। तो आप ध्यान देंगे कि पानी में घुलने के बाद जो अधिक मोल प्रदान करता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्वथनांक इसका सबसे अधिक किसका होगा, तो 1% NaCl का। क्यों होगा, तो यह पानी में जाने के बाद 1 मोल NaCl जो है कि 2 मोल का निर्माण करेगा, 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन, जबकि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया यह पानी में जाने के बाद नहीं टूटता है, पहले भी 1 मोल लगेगा बाद में भी 1 मोल लगेगा। आइए इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 1% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो 1% आपको जो है कि ग्लूकोज लिखा है C6H12 और O6, तो यह पानी में नहीं घुलता है। दूसरा ऑप्शन है 1% सुक्रोज C12H22O11, यह भी पानी में नहीं घुलता है, या घुलता है लेकिन यह पानी में जाने के बाद जो है कि पहले भी 1 मोल और बाद में भी यह दोनों एक ही मोल रहते हैं, इसके मोल में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 1% NaCl, तो यह जब पानी में घुलेगा तो 1 मोल Na प्लस बनाएगा और 1 मोल Cl माइनस, यानी 1 मोल NaCl पानी में मिलाएंगे तो 2 मोल आयन प्राप्त होगा, 1 मोल सोडियम का 1 मोल क्लोरीन का। इसका नंबर ऑफ आयन बढ़ जा रहा है, इसीलिए इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। चौथा ऑप्शन है 1% यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 और NH2, यानी 1 कीटोन और 2 एमीन, यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो यह भी पानी में जाने के बाद 1 ही मोल रहता है, पहले भी 1 मोल बाद में भी 1 ही मोल। तो आप देख रहे हैं चारों कंपाउंड में को पानी में हम लोग डाल रहे हैं, तो यह पानी में जाने के बाद 1 ही मोल आ जाता है, यह भी 1 मोल, यह भी 1 मोल, लेकिन यह कितना मोल बनाता है, 2 मोल। तो जिसका नंबर ऑफ मोल पानी में जाने के बाद बढ़ जाता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक मूल्यांकन सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, यानी 1% NaCl का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न में आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि
यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को क्या कहते हैं, 0.1 मोलर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलर लिखा है, तो मोलर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ग्राम में सॉल्वेंट वॉल्यूम रहता तब यह मोलर होता। तो कैसे बनेगा, आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है कि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है A गुने 1000 बटा M गुने W। तो आप देखेंगे A कितना 18 ग्राम है, 18 गुने 1000 मोलिकुलर वेट जो है आपका ग्लूकोज का होता है 180 और वेट जो है कि कितना दिया है 1000 ग्राम। तो यह दोनों कट जाएगा, 18 से 18 ये कट जाएगा तो आएगा 1/10 यानी 0.1 M आ जाएगा। तो 0.1 मोलर इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया आपको B। अब आते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है 4 नंबर प्रश्न में, आप ध्यान दीजिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.01 M ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 M मैग्नीशियम क्लोराइड विलियन के हिमांक में अनमन होता है। तो देखिए जब मैग्नीशियम क्लोराइड जब पानी में जाएगा तो 3 मोल बनाएगा, 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल कोलिन। तो इसका हिमांक में अनमन ग्लूकोज के तुलना में 3 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपको C, लगभग 3 गुना हिमांक में इसका अनमन होगा। तो कैसे, तो यहाँ पर देखें आपको MgCl2 जो है यह पानी में टूटेगा तो Mg प्लस बनाएगा और 2 मोल Cl माइनस बनाएगा। तो 1 मोल पॉजिटिव आयन हो गया, 2 मोल नेगेटिव आयन, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया 3 मोल। तो यह पानी में जाने के बाद 3 मोल बनाएगा, इसीलिए इसका हिमांक में अनमन 3 गुना जो है कि कम हो जाएगा, किसके तुलना में, ग्लूकोज के तुलना में। तो आंसर हो जाएगा आपको C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव जो है आपको सॉल में पाया जाता है, यानी कोलोइड्स में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 5वां का C। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, इसका मोलालिटी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मोलालिटी होगा 0.5, एक्चुअल आएगा 0.49, जिसको हम लोग 0.5 लिखे हुए हैं। अब यह जो 4 गो ऑप्शन दिया है इसमें कोई आंसर सही नहीं है, इसीलिए इसको काट कर हम बना दिए 0.5। तो यदि आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर क्या होगा 0.5। अब कैसे होगा, आइए इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखेंगे मोलालिटी बराबर होता है, मोलालिटी बराबर A गुने 1000 बटा M गुने W। तो A कितना दिया है, तो 34.2 ग्राम दिया है, गुने 1000। अब चीनी का मोलिकुलर वेट होता है 342। अब यहाँ पर आते हैं वेट कितना दिया है, तो 234.2 ग्राम दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा, यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो जाएगा, तो यह दोनों दशमलव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या 1000 बटा 2342 बचेगा। तो अब 2342 से आप 1000 में भाग देंगे तो यह नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो लगभग यह 49 आएगा, जिसको हम लोग एग्जैक्ट में लगभग 0.5 M मान लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा 0.5 M, जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसीलिए इसको काट कर हम बना दिए हैं। तो यदि आपके बुक में हो तो उसको सुधार लेंगे। अब आते हैं प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। तो प्रासरण दाब का समीकरण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस समीकरण से व्यक्त होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रासरण दाब का समीकरण क्या दिया है। तो ये यहाँ पर आपको प्रासरण दाब का जो है कि सही फॉर्मूला होगा पाइप P बराबर CRT। ऑप्शन ए जो है कि आपका सही ऑप्शन होगा, प्रासरण दाब का P बराबर CRT। अब यह जो प्रासरण दाब है आप देखेंगे तो प्रासरण दाब का और सही फॉर्मूला होता है
पाई बराबर होता है CRT, या पाई बराबर लिखा जाता है CST। तो यह सब एक ही चीज है। आपको C कंसंट्रेशन है, S जो है कि गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो यही प्रासंगिक दाब का फॉर्मूला है, या इसको ऐसे लिखते हैं P बराबर CST। तो यह तीनों एक ही चीज है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपको A। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली किसको कहते हैं? तो अर्धपरागम्य झिल्ली वो ऐसा झिल्ली होता है जिससे होकर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो आकार है झिल्ली में उपस्थित छिद्र से छोटा होता है, तो यानी केवल विलायक मॉलिक्यूल ही पास कर पाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा B। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है? तो आदर्श विलयन वह होते हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको A। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि तो पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? यानी जो है कि बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? इसलिए कम हो जाता है कि पहाड़ पर यानी अधिक ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कम पाया जाता है, इसीलिए वहां पर क्वथनांक भी क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, प्रेशर घटने से क्वथनांक घटता है। तो पहाड़ पर वायुमंडल प्रेशर कम होता है, इसलिए क्वथनांक भी क्या होता है? कम हो जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करा निम्नलिखित में से विलयन में के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण पूछा जा रहा है, यानी कोलगेटिव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। तो अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार का होता है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, तीसरा होता है आपको प्रासरण दाब, और चौथा होता है इसमें आपको अपेक्षित वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए जो है यह सही ऑप्शन है, यही आपका होगा। हिमांक में आपको अनुसंख्यक गुण जो यहाँ पर दिया गया है वो प्रासरण दाब हिमांक जो है कि अनुसंख्यक गुण है, बाकी अनुसंख्यक गुण नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच जो कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल जो कि न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसको हम लोग आसानी से पी सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होगा? तो किस जलीय घोल का हिमांक बिंदु सबसे कम होगा? तो याद रखेंगे जो पानी में जाने के बाद, जल में घुलने के बाद अधिक मोल प्रोड्यूस करेगा उसका हिमांक बिंदु जो है कि कम होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करेगा यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर NaCl 2 मोल देगा, यह भी 2 मोल देगा, यह 3 मोल देगा, और यह भी 2 मोल देगा। लेकिन सबसे ज्यादा मोल प्राप्त होगा NaCl से, इसीलिए हिमांक में सबसे न्यूनतम हिमांक हो जाएगा NaCl का, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपको A। अब कैसे होगा, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको लिखा हुआ है 0.01 m NaCl। यह जब टूटेगा तो आपको 0.01 जो है कि एम Na प्लस बनाएगा और 0.01 Cl माइनस बनाएगा। तो यह आपको इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन है 0.005 m जो है कि क्या है, आपको C2H5 है, C2H5OH है। तो यह जल में जब टूटेगा तो 0.005 m जो है कि C2H5 बनेगा, C2H5O माइनस और प्लस 0.005 m जो है कि H प्लस बनाएगा। अब आते हैं तीसरा जो है कि 0.005 m जो है कि Mg और I2 है, तो यह टूटेगा तो 0.005 m प्लस बनाएगा और Mg प्लस और 0.005 जो कि I माइनस बनाएगा। तो यह 2 मोल बनेगा। क्या मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा, क्योंकि आयोडीन टूटेगा तो 2 मोल बनेगा। अब आते हैं आपको इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.005 m और MgSO4 है, तो यह टूटेगा तो 0.005 m और Mg बनाएगा, Mg पर 2 बल प्लस और साथ में 0.005
5 सल्फेट माइनस बनाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कि नंबर ऑफ मोल NaCl का है, इसीलिए इसका हिमांक में सबसे ज़्यादा कमी होगा। कैसे? तो 0.1 सोडियम प्लस है और 0.1 M जो कि Cl माइनस है, तो जोड़ेंगे तो 0.02 जो कि M आपको यह आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम 0.01 M हो गया, कोलिन 0.01 M, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 M हो जाएगा, जो कि बाकी सभी ऑप्शन से सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल इसी में मिलेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा हिमांक आनवन किस में होगा? ए में होगा। अब आते हैं मानव रक्त का पीएच पूछ रहा है। तो मानव रक्त का पीएच जो है कि 7.4 होता है, क्योंकि मानव रक्त जो है कि स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं और यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है, तो यूरिन का पीएच होगा 6.5 और वाटर जो है कि न्यूट्रल होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है 15 क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 0.1 M बेरियम नाइट्रेट घोल का बॉन्ड ऑफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर ज्ञात करें। तो आइए इसको विघटन स्तर हम लोग सॉल्व करते हैं। विघटन स्तर कैसे बनता है? तो विघटन स्तर के फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखेंगे विघटन स्तर का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा बराबर I-1 बटा N-1 होता है। अल्फा को ही विघटन स्तर कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ फैक्टर 2.74 दिया है, घटा 1 बटा नंबर ऑफ मोल N को कहते हैं। तो बेरियम नाइट्रेट जब टूटता है पानी में तो यह क्या बनाएगा? तो आप देखेंगे बेरियम नाइट्रेट टूटेगा तो 1 मोल बेरियम प्लस बनेगा और 2 मोल नाइट्रेट माइनस बनेगा, यानी टोटल 3 हो जाएगा। तो N हो जाएगा 3, 2 मोल नाइट्रेट और 1 मोल बेरियम। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 1.74 बटा 2 अल्फा बराबर। तो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, तो 0.87 आएगा, जिसको हम लोग परसेंटेज में प्राप्त करेंगे तो यह हो जाएगा 87%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 87%, यानी कि आपको ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर KF 1.86 हो और KB 0.512 हो तो इस जलीय घोल का क्वथनांक क्या होगा? तो ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको हिमांक बिंदु से क्वथनांक पूछा जा रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन से 2 जो है कि आपको फॉर्मूला को कवर किया गया है। तो आइए इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको TF0 माइनस TFS बराबर होता है KF इंटू M होता है। तो TF क्या है? तो हिमांक बिंदु है शुद्ध जल का, तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, माइनस यह बिलियन का हिमांक बिंदु है जो कि दिया है, माइनस ये आपको 0.186 इसमें दिया हुआ है आपको बिलियन का हिमांक बिंदु, और KF दिया है 1.16 गुने M। तो यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस जो है कि 0.186 और यहाँ पर हो जाएगा 1.86 इंटू M। चाहे तो इसको 0.186 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से M बराबर क्या हो जाएगा? तो 0.186 बटा 1.86। तो यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, यह हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आएगा, यह एक दूसरे से कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आपको M आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो मोलालिटी कितना हो गया? 0.1। अब आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है का फॉर्मूला KB इंटू M होता है, KB इंटू M होता है। तो KB हमको पता कर, डेल्टा TB पता करना है। KB दिया है 0.512, मोलालिटी है 0.1 जो अभी हम लोग निकाले हैं। तो डेल्टा TB यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 0.0512। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। कह रहा कि अगर घुल N पदार्थ के घोलक की संख्या तथा N बड़ा N घोलक के
गोलक के घोल की संख्या है तो घुल के मोल प्रभाज्य क्या होंगे, यानी यह सॉल्यूट हो गया और यह क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी घुल का मोल फ्रैक्शन, जिसको x और छोटा n से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी घोलक का मोल फ्रैक्शन, जिसे x और बड़ा n से डिनोट करते हैं। तो यह कैसे निकलता है, तो जब जो है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट यानी जो है कि किसका निकालना हम लोग को, घुल का निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो सॉल्यूट के मोल में जब टोटल मोल से भाग देंगे तो यह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी घुल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात होगा। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह xn बराबर क्या होता है, जब सॉल्वेंट के मोल में यानी घोलक के मोल में टोटल मोल से भाग देंगे तो यह घोलक का मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है आपको 4 ऑप्शन है, यह तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर n/n+n, तो घुल यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यही होगा, यह घोलक हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, बनाइए और जो है कि कमेंट कीजिएगा कि कैसा वीडियो बना। यदि आपको अच्छा लगेगा तो फिर जो है कि आगे हम और वीडियो बनाएंगे, और इसमें जो भी कमी होगा आप हमको कमेंट में बताइएगा, ताकि हम सुधार कर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो आज इतना ही क्वेश्चन आपको बना के दिया गया। अगला वीडियो में यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बाकी जो है कि 18-19 क्वेश्चन और है, जो कि अगला वीडियो में आपको बनाकर शीघ्र ही दिया जाएगा।